कहते हैं उस हर चीज में आत्मा बसती है जिन्हें प्यार किया जाता है, लेकिन फिर कचरे में क्या बसता है? वो चीजें जिन्हें कभी किसी ने चाहा था, जब बेकार समझ ली जाती हैं तो सिर्फ एक गंदगी बन जाती हैं। और यही हाल इंसानों का भी होता है। एक छोटी सी बच्ची अपने फटे हुए टेडी बियर को सीने से लगाए रो रही थी। जब उसकी माँ उसे देखती है तो कहती है, बेटा अगर अब मैं इसे सिल भी दूँ तो भी अच्छा नहीं लगेगा, पर कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे लिए दूसरा ला देंगे। और इतना कहकर वो पुराना खिलौना सीधे कचरे में फेंक देती है। गार्बेज कलेक्शन पॉइंट पर एक गार्ड को कुछ आवाज सुनाई देती है। कोई था उस कचरे के ढेर में। उसने बंदूक उठाई और चिल्लाया, कौन है वहाँ? वो शख्स मास्क पहने हुए कचरे में कुछ ढूंढ रहा था। गार्ड समझ गया यही है वो कचरा चोर जिसकी रिपोर्ट हर तरफ फैली थी। वो तुरंत अलार्म बजा देता है। देखते ही देखते वहाँ भगदड़ मच जाती है। तुरंत वहाँ कई सारे गार्ड्स आ जाते हैं और एक आवाज़ गूंजती है, हथियार डाल दो और सरेंडर करो। लेकिन वो शख्स उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ से भागने लगता है। वो एक कचरे का बैग फेंकता है और एक वेंट से निकलकर गायब हो जाता है। अगली सुबह शहर के लोग रात को हुए कचरा चोरी की घटना की बातें कर रहे थे। वहीं एक शख्स रेक्टो लोगों की घूरती निगाहों को नजरअंदाज करता हुआ चला जा रहा था। दूसरी तरफ स्लम एरिया में एक लड़का रूडो फिर से कचरा बीनकर लौट रहा था, जो देखकर एक लड़की चीवा उससे नाराज लग रही थी। वो गुस्से में कहती है, रूडो फिर से वही कचरा, कब समझोगे? रूडो उसकी बातों को नजरअंदाज करता हुआ मुस्कुराते हुए कहता है, ये चीजें बेकार नहीं हैं, इन्हें फिर से यूज किया जा सकता है, पर ऐसी चीजों को फेंकना मुझे बुरा लगता है। दोनों भी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कुछ बच्चे आते हैं जो रूडो को देखकर उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, देखो ये कचरा वाला कितना बदबू करता है, पता है ये एक हत्यारे का बेटा है। रूडो उनकी बातों पर रिएक्ट नहीं करता, बस चुप रहता है। लेकिन जब उन्होंने उसके माँ बाप की बात छेड़ी तो उसकी आंखों में आग सी जल उठती है, जो देखकर बच्चे डर कर वहाँ से भागने लगते हैं और जाते जाते बोलते हैं, तू भी एक दिन अपने बाप की तरह ही हत्यारा बनेगा। उनके जानने के बाद चीवा रूडो के हाथ में देखती है। उसके पास वही टेडी बियर था, लेकिन अब साफ सिला हुआ नया सा लग रहा था। ये बहुत प्यारा है रूडो, तुमने इसे कितना अच्छा बनाया है। ये सुनकर रूडो धीरे से कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी चीवा की माँ आ जाती है और वो वहाँ से अपने माँ के साथ चली जाती है। घर लौटने पर एक्टो रूडो को छेड़ते हुए बोलता है, बोल दिया होता मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर रूडो शर्मा जाता है। फिर एक्टो उसके जख्म पर पट्टी लगाते हुए कहता है, अगर तुमने भी कभी कोई गलती की तो तुम्हें भी अंडरग्राउंड में फेंक दिया जाएगा, जैसे तुम्हारे बाप को फेंका गया था। रूडो अपने काले जले हुए हाथों को देखता है और उसे याद आता है कैसे लोग उसके हाथों से डरते थे। और फिर एक दिन रेक्टो ने उसे वो ग्लव्स दिया, जिसके बाद उसका सारा दर्द चला गया। अगले दिन रूडो उस जगह खड़ा था जहाँ पूरा शहर अपना कचरा और उन अपराधियों को फेंकता था जो किसी गुनाह में दोषी पाए जाते थे। तभी पीछे से चीवा आती है और कहती है, यहाँ तो सब कुछ दिखता है, पर पता है इस जगह की असलियत डरावनी है। यह हमें याद दिलाने के लिए है कि अगर हमने कभी कोई गलती की तो हमारी जगह भी यही नीचे होगी। जिसके बाद रूडो उसे वह टेडी बियर देता है, जो देखकर चीवा मुस्कुराती है। रूडो खुश था, घर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक नकाबपोश शख्स उससे टकराता है, जिसे रूडो नजरअंदाज कर देता है। पर जब वह घर पहुंचता है, वह देखता है रेक्टो जमीन पर पड़ा था और उसके सीने में खंजर था। रेक्टो ने उससे आखिरी सांसों में बस इतना कहा, भाग जा रूडो, अब इस सड़ी हुई दुनिया को बस तू ही बचा सकता है, बस तू ही बदल सकता है। रूडो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहाँ पुलिस आ जाती है। रूडो को रेक्टो का हत्यारा समझकर उसे पकड़ लेती है। रूडो बार बार यही बोल रहा था कि उसने रेक्टो को नहीं मारा है, किलर कोई और है, लेकिन उसमें से कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। बिना सोचे समझे तुरंत फैसला कर लिया जाता है और उसे दे दी जाती है सजाए मौत। वहाँ सभी बोल रहे थे, हत्यारे का बेटा भी आखिरकार एक हत्यारा ही बना। और खड़ी भीड़ चीख रही थी, इस गंदगी को नीचे फेंक दो। तभी उस भीड़ में खड़ी चीवा ने कहा, मैंने तुम पे भरोसा किया था रूडो, लेकिन तुम भी वैसे ही निकले, ही हत्यार।
और इतना कहते ही उसने उसका वो दिया हुआ टेडी बियर फेंक दिया। रूडो टूट चुका था, उसकी आंखों में आंसू थे और फिर वो चिल्लाता है, गंदे तो तुम सब हो जो ना सच देख सकते हो और ना सुन सकते हो। और फिर तभी अचानक उसे अंडरग्राउंड में फेंक दिया जाता है। थोड़ी देर बाद रूडो की आंखें खुलती हैं। उसके चारों तरफ कचरा ही कचरा था और वह उन्हीं कचरों के ढेर पर बैठा हुआ था। रूडो अभी अपने आसपास देख ही रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा है। रूडो के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, हर कोने में कचरे के पहाड़ और उन पहाड़ों के बीच से निकलते जीव जो ना इंसान थे ना जानवर। कचरे से बने हुए शैतान जो उसकी ओर दौड़ते हुए उस पर हमला करते हैं। रूडो किसी तरह लुढ़कते हुए बचता है और तभी उसका हाथ एक इंसानी खोपड़ी पर पड़ता है। डर और गुस्से से कांपते हुए वो जोर से चीखता है, क्यों फेंक दिया मुझे इस नर्क में, मेरी गलती क्या थी। वो कचरे की ऊंची ढेर पर चढ़ने की कोशिश करता है, बार बार फिसलता है, गिरता है। हर सांस के साथ उसके फेफड़े चल रहे थे, वहाँ की हवा जहरीली थी। और फिर तभी वो एक खून की उल्टी करता है। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, उसकी उम्मीद टूट रही थी। और तभी भ्रम में वो देखता है रेक्टो मरा हुआ, मगर उसकी आंखों में वही दर्द, वही सवाल। उसी पल रूडो को याद आता है उसे मरने से पहले क्या करना है। उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने उसे नीचा दिखाया, झूठे इल्जाम लगाए। गुस्से में उसने एक पाइप उठाया और फिर दौड़ पड़ा उस बीस्ट की ओर। वहीं दूर एक कचरे की पहाड़ पर एक नकाबपोश शख्स बैठा था, हाथों में छाता लिए हुए। एक दूरबीन से वह यह सब देख रहा था। रूडो का पाइप एक बीस्ट के गले में घुस जाता है। वो एक बार फिर चिल्लाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। वो फिर से उठता है, इस बार एक लोहे की चादर हाथ में लेकर। चीखते हुए उसने उस शैतान को बीच में से चीर डाला, लेकिन उसकी जीत अब भी अधूरी थी। वे मरे हुए टुकड़े फिर से एक साथ जुड़ने लगे। रूडो जमीन पर पड़ा था, वो आंखें खोलता है और देखता है कोई उसके ऊपर एक छाता लिए खड़ा था, वही नकाबपोश शख्स। वो बिना कुछ कहे रूडो को लात मारता है और फिर उसके चेहरे पर एक मास्क लगा देता है। उसके बाद रूडो पहली बार खुलकर सांस ले पाता है। रूडो उसे कुछ पूछता है, लेकिन नकाबपोश शख्स बस इतना कहता है, चुप रहो। रूडो फिर से चिल्लाता है, जरा ऊंची आवाज में बोलो। और तभी वह मास्क मैन गुस्से में चिल्ला उठता है, यह अंडरग्राउंड नहीं है, यह हमारी दुनिया है जहाँ ऊपर से स्काई पीपल्स अपनी गंदगी फेंकते हैं। ये जो तुम्हें खा रहा है ये एबरेंट बीस्ट है और इन्हें आम हथियारों से मारा नहीं जा सकता। फिर वो अपनी छाते की ओर देखता है, कुछ बड़बड़ाता है और जैसे ही छाता खुलता है वो बदल जाता है एक हथियार में। छाते के ऊपर से ब्लेड निकल आते हैं और नोक पर एक भाला चमकता है। कुछ ही पल में वह मास्क मैन उन शैतानों को कई टुकड़ों में काट देता है और रूडो बस देखता रह जाता है। तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, अगर मुझे ये ताकत मिल जाए तो मैं इन सब को ख़त्म कर दूंगा। फिर रूडो उससे पूछता है, तुम कौन हो? उसके बाद वो अपना मास्क हटाता है और कहता है, मेरा नाम एंजिन है और मैं बस एक मामूली सा क्लीनर हूँ। और फिर वह अपनी ही बात पर नाक सिकोड़ते हुए वो मास्क को वापस पहन लेता है। धीरे धीरे रूडो की आंखें बंद हो जाती हैं और वो अपना होश खो देता है। और थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। उसके हाथ जंजीरों में बंधे हुए थे और पैर मिट्टी में घिसटते जा रहे थे और उसके आगे चल रहा था वही मास्क मैन एंजिन। वो एक भारी आवाज में मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाह, तो तुम्हें होश आ गया, लगता है सफर कुछ ज्यादा ही आरामदायक था। रूडो गुस्से में गुर्राता है और कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे ऊपर जाना है, मुझे मारना है, बदला लेना है। लेकिन एंजिन उसकी बातों को अनसुना कर देता है। वह रुकता नहीं, बस एक पल को पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, ऊपर? तुम जिसे आसमान कहते हो, यहाँ उसे हेवन कहा जाता है और वहाँ वापस जाना अभी नामुमकिन है। उसकी ये बात सुनकर रूडो अब और ज्यादा भड़क उठता है।
तो मुझे कम से कम ये तो बता दो कि वो शक्ति, वो अजीब छाता और ये दुनिया क्या है। इंजन उसकी बात सुनता है और चेहरे पर हल्की खामोशी और एक ठंडी हंसी के साथ कहता है, तुझे इन सब के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले तुझे दिखाऊंगा कि इस दुनिया में जिंदा रहना कैसा लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों पहुंचते हैं एक वीरान सी जगह पर। ट्रक स्टॉप जैसा लग रहा था, लेकिन टूटी इमारतें, जंग लगी गाड़ियां और एक अजीब सा सन्नाटा। इंजन वहां रुकता है और एक झटके में रूडो की जंजीर वहां छोड़कर चला जाता है। तभी वहां आते हैं कुछ नकाबपोश लोग। उनकी नजरें रूडो के कपड़ों पर टिकती हैं और फिर उनमें से एक कहता है, स्काई पर्सन। रूडो गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ, मैं हेवन से गिरा हूँ। इतना सुनते ही सारे नकाबपोश लोग खुश हो जाते हैं और फिर वे अपने चेहरे से मास्क हटाते हैं। उनकी बातों से रूडो को वे अच्छे इंसान लगते हैं। वे धीरे धीरे उसकी जंजीर खोलते हैं, लेकिन तभी एक बार फिर रूडो बेहोश हो जाता है और फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बार फिर से जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। और इस बार एक ट्रक के अंदर उसके सामने वही चेहरे थे, लेकिन अब सारे उस पर हंस रहे थे। सोच रहा था हम दोस्त हैं, लेकिन इसे कहाँ पता था हम इस गंदगी की दुनिया के सौदागर हैं। तू नहीं जानता तू हमारे लिए कितना कीमती है। स्काई पर्सन जो है वो रूडो का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, हर दिन तुम्हारे जैसे लोग ऊपर से कचरा गिराते हैं और फिर अब देखो उसी कचरे में कैसे जीते हैं हम। उनका लीडर रूडो की ओर कचरा भरा एक गंदा खाना बढ़ाता है। खाल से, यही तेरा असली खाना है अब। लेकिन तभी रूडो एक झटके में उसकी उंगलियां पकड़ता है और चबा डालता है, जिसके साथ ही उसकी चीख से सारा आसमान गूंज उठता है। रूडो पागलपन की हद तक गुस्से से पागल हो चुका था और वो उस कचरे से भरे खाने को निगल जाता है। अगर ये खाया जा सकता है तो ये कचरा नहीं है। और उसी पल कुछ अजीब होता है। रूडो की आंखें चमकने लगती हैं। जंजीरें, टायर उसके हाथ में हथियार में बदलने लगते हैं। चेन एक ब्लेड लगी चाबुक में बदल जाती है और टायर एक लोहे की ढाल में बदल जाता है। वो पूरी ताकत से उन ट्रैफिकर्स पर टूट पड़ता है, एक एक को बुरी तरह मारता है। यह देखकर उसका लीडर चिल्लाता है, ये तो गिवर है। रूडो अब किसी जानवर की तरह लड़ रहा था। उसकी टीम एकजुट होकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं थोड़ी दूरी पर इंजन यह सब देख रहा था। यह देखकर उसकी आंखों में हैरानी नहीं, जुनून आ गया था। तो ये है इसकी असली ताकत। रूडो ट्रैफिकर के लीडर पर चढ़ चुका था, अंतिम हमले के लिए तैयार था, लेकिन तभी बस इंजन कूदकर बीच में आ जाता है। यही फर्क है उनमें और हम में। रूडो की सांसें तेज हैं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह हमला नहीं करता। इंजन उसे देखकर कहता है, रूडो, तुम्हें चाहिए बदला और हमें चाहिए शक्ति। तुम हमारे साथ चलो और एक जैनिटर बन जाओ। रूडो कुछ पल चुप रहता है और फिर कहता है, मुझे जैनिटर नहीं बनना, मुझे वापस ऊपर जाना है। अगले चैप्टर की शुरुआत होती है जांका से, जो एक टावर की ऊंचाई से नीचे देख रहा था। उसकी कलाई पर बंधा कम्युनिकेशन डिवाइस चमकता है और स्क्रीन पर दिखता है इंजन। इंजन की आवाज़ आती है, इज अ प्रोडिजी। बस यूं ही उठा लिया उसे फॉरबिडन एरिया से। जांका अपनी बाहों चौड़ी करके मुस्कुराता है, प्रोडिजी? अच्छा, और वो भी उस जगह से। उधर रूडो जख्मी, झुलसा हुआ एक बेसुध मेडिकल टेबल पर पड़ा है। दूसरी तरफ एक अनजान डॉक्टर रूडो का इलाज कर रही थी और उसी वक्त इंजन बाहर कॉल पर बात कर रहा था। रूडो धीरे से कहता है, मैंने कब कहा कि मैं जैनिटर बन रहा हूँ? तभी, क्या बकवास है ये? डॉक्टर की तेज आवाज पूरे कमरे को हिला देती है। तुम्हें पता है फॉरबिडन एरिया में जाना मौत को बुलाना है, सांस तक नहीं ले सकते वहाँ। रूडो झुझलाती हो जवाब देता है, अरे बुड्ढी, मैं बुड्ढी नहीं हूँ। डॉक्टर और तेज से चीखती है। थोड़ी देर बाद रूडो और इंजन उस जगह से बाहर निकलते हैं। चलते चलते हल्की फुल्की बातें होने लगती हैं, इलाज के खर्चे, इंजेक्शन की जलन और रूडो की शिकायतें।
थोड़ी देर बाद एक पुराने बर्गर शॉप के कोने में दोनों बैठे थे। रूडो थोड़ा शांत होकर सवाल पूछता है, ये एब्रन बीस्ट आखिर बनते कैसे हैं? एंजिन जवाब देता है, ये वो फीलिंग्स और सोच होती हैं जो समय के साथ बदल जाती हैं एनर्जी में। एब्रन बीस्ट की कोर होती है एक थॉट। रूडो सोचता है यानी वो जिंदा नहीं है पर भी मरे भी नहीं है। तभी एंजिन कहता है, इसीलिए हमें चाहिए जिनकी ऐसे वेपन्स जो फीलिंग्स से बनते हैं, केवल वही फीलिंग्स को मार सकते हैं। वो रूडो की तरफ इशारा करता है, तुम्हारी जिनकी तुम्हारे ग्लव्स हैं, वो ऐसे काम करते हैं जैसे कोई राइटर अपनी पुरानी कलम चलाता है या कोई सेफ अपना चाकू पकड़ता है। रूडो नीचे देखता है उन ग्लव्स की ओर जिनसे वो सालों से अपने हाथ छुपाते आ रहा था। एंजिन एक बैग उसकी तरफ फेंकता है, ये रहे वो पैसे जो तुम्हारे कपड़े बेचकर मैंने कमाए हैं। कि क्या? रूडो चीख पड़ता है, पर एंजिन बेपरवाह वहां से निकल जाता है। अभी रूडो कुछ बोलता या करता उससे पहले अचानक एक बिल्ली ना जाने कहां से वहां आ जाती है, बैग को अपने दांतों में दबोचती है और भागने लगती है एक सकरी गली में, जो देखकर रूडो उसके पीछे दौड़ता है। रूडो को एक दीवार से टेक लगाए एक स्टाफ दिखता है। रूडो तुरंत उसे उठा लेता है और बिल्ली की ओर दौड़कर बैग वापस ले लेता है। लेकिन तभी एक आवाज़ आती है, उसे नीचे रखो। जांका वो तेजी से आता है। स्टाफ या यूँ कहूँ उसकी जिंकी को रूडो के हाथों से छीन लेता है। रूडो उसके कपड़ों पर लगे जेनेटर के चिन्ह को पहचान लेता है। तो तुम हो जेनेटर? जांका की आंखों में गुस्सा था। तो मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि किसी का हथियार ऐसे नहीं उठाया जाता। गली में ठंडी हवा चल रही थी। जांका और रूडो एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। दोनों के बीच टेंशन बढ़ता जा रहा था। जांका एक तीखी नज़र से रूडो को देखता है और बोलता है, तुम्हें किसी ने तमीज़ सिखाई नहीं क्या? कैसे बड़े हुए हो? जांका की बातें सुनते ही रूडो कुछ पल के लिए शांत हो जाता है और फिर से उसकी आंखों में रेक्टो की परछाई झलकने लगती है। एक टूटा फूटा घर, टूटी छत और उसमें वही इंसान जिसने उसे पाला था। रेक्टो की आवाज़ गूंजती है, दूसरों की फीलिंग्स को समझने की कोशिश किया करो, यही इंसान बनने की पहली निशानी है रूडो। रूडो सिर झुकाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी जिंदगी चुराने की कोशिश की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनते ही जांका थोड़ा शांत हो जाता है और बोलता है, मैं भी माफ़ी चाहता हूँ इतनी ओवर रिएक्ट करने के लिए। रूडो एक हल्की सांस लेता है और कहता है, वैसे ये ग्लव्स, ये है मेरी जिंदगी। जांका मुस्कुराता है और कहता है, ये बहुत अच्छे हैं और काफ़ी कूल भी लग रहे हैं। और तभी रूडो की यादों के बीच से एक बार फिर रेक्टो की आवाज़ आती है, रूडो, ये हमेशा गंदी शक्ल क्यों बनाए रहते हो? जाओ आईने के सामने स्माइल करने की प्रैक्टिस करो। और फिर रूडो को वो दिन याद आने लगते हैं जब वो आईने के सामने ज़बरदस्ती हंसने की प्रैक्टिस किया करता था। अब जांका की तरफ देखते हुए वो वैसे ही अटपटा खिंचा हुआ स्माइल ट्राई करता है, जो देखकर जांका की आंखें सिकुड़ती हैं और वो कहता है, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? नहीं। रूडो फिर से कोशिश करता है, इस बार आंखें बंद, मुंह बंद, बस स्माइल। और अब और गंदा लग रहा है, जैसे तू ताना मार रहा हो। जांका गुस्से में कहता है, तू बदतमीज है, तेरा गोल बेकार है, तेरे जैसे जेंटर बनते नहीं, जल जाते हैं। इतना सुनते ही रूडो उछलता है, एक लोहे की रॉड दीवार से उठाकर पकड़ लेता है। जांका उसे गौर से चौंक कर देखता है, तेरी जिंदगी ये दस्ताने हैं या फिर तो वो है जो जिस चीज को छुए उसे जिंदगी बना दे। उसके इतना कहते ही चारों तरफ एक पल के लिए खामोशी फैल जाती है, लेकिन उस शांति के बीच गूंजता है एक सवाल, तो गिवर से भी अलग कुछ और है। जांका ने तुरंत एक झटके में आगे कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर वही जाने पहचाने फुर्ती और आंखों में चुभता हुआ कॉन्फिडेंस था, और उसके हाथों में था वाइटल इंस्ट्रूमेंट। बाहर से देखने पर वो बस एक साधारण सी छड़ी लग रही थी, लकड़ी की, हल्की, कुछ खास नहीं। लेकिन जैसे ही उसने उसे घुमाया, हवा तक कांप उठी। एक तीखी सी आवाज के साथ छड़ी हवा को चीरती चली गई। चलो दिखा दो अपने ग्लव्स का कमाल। जांका की आवाज गूंजती है जैसे चुनौती हवा में तैर गई हो। अगले ही पल वह हमला कर देता है, पहले बाएं से फिर दाएं से। छड़ी सांप की तरह लहराती है बिजली की रफ्तार से। रूडो मुश्किल से खुद को बचा पाता है। एक बार उसके कंधे से बचकर 1 इंच दूर रह जाता है। वो पीछे हटता है
सांसें तेज हो चुकी हैं, लेकिन आंखों में डर नहीं, कुछ सोच रहा है वो, कुछ जवाबी। उसकी निगाह अचानक एक कोने में पड़ी चीज पर जाती है, एक पुराना प्लंजर। शायद शायद कोई मजाक समझे इसे, लेकिन रूडो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो बिना वक्त गवाए झपटता है, प्लंजर उठाता है और जांका की तरफ फिर से तैयार खड़ा हो जाता है। अब खेल थोड़ा गंदा होगा, तो बुदबुदाता है। जांका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और क्या 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 तुम इससे लड़ने वाले हो? उसकी आवाज में हैरानी, फिर धीरे धीरे नफरत घुलने लगती है। लेकिन रूडो बिना किसी हिचक के आगे बढ़ता है, एक झटके में प्लंजर को गोल घुमाते हुए वार करता है और जांका को बचने का मौका नहीं देता। तुमने कहा था जो मैं छूता हूँ वो जिंकी बन जाती है। प्लंजर किसी आम सफाई इक्विपमेंट की तरह नहीं दिख रहा था। उसकी रबड़ की सतह हल्की नीली रोशनी में चमक रही थी, मानो उसमें कोई पुरानी शक्ति जाग चुकी हो। जांका के पैर खुद ब खुद पीछे हटते हैं। पहला कदम, दूसरा कदम, उसके चेहरे की हंसी गायब है। बस बस रुक जा, ये तो घिनौना है। जांका पीछे हटने लगता है। रूडो उसका पीछा करता है। मैं ऐसे किसी से नहीं लड़ सकता जो पॉटी वाला हथियार घुमा रहा था। तभी एक कुछ गंदी सी दिखने वाली चीज हवा में उड़ती है और फिर एक बार और। जांका चीखता है, तू पागल है, ये फाइट नहीं, ये तो पॉटी फाइट है। दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए पीछे मुड़ते हैं और उनके सामने खड़ा होता है एंजिन, कंधों पर छाता और चेहरे पे हंसी। वाह, तुम दोनों तो पहले ही दोस्त बन चुके हो। थोड़ी देर बाद सभी एक कार में बैठे थे। एंजिन ड्राइव कर रहा था और पिछली सीट पर रूडो और जांका चुपचाप बैठे थे। पॉटी फेंकर फाइट, तुम लोग तो मेरी सबसे बेवकूफ़ी भरी याद बन गए हो। रूडो धीरे धीरे कुछ महसूस करता है, मैं सच में पॉटी से लड़ रहा था। जांका अपनी सीट पर बैठ जाता है, उसका चेहरा शर्म से लाल था। तभी एंजिन कहता है, जांका अब तुम्हारा मेंटोर होगा, तुम्हारे जैसे की हमें ज़रूरत है। रूडो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मैं मेंटोर। जांका एकदम से सीधा बैठ जाता है, आंखों में चमक है। मैं जानता था, मुझे आखिरकार पहचान ही लिया तुमने। तभी कार के अंदर एक चेहरा झांकता है, एक लड़की, हल्के भूरे बाल, तेज निगाहें। ये कौन है? एंजिन मोड़कर देखता है। ओह, ये है रियो। रियो धीरे से रूडो के पास आती है, उसके बालों को छूती है। तुम्हारे बाल अजीब हैं। रूडो करता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता और फिर देखते ही देखते कार आगे बढ़ जाती है। एंजिन मुस्कुराता है, अब चलो घर चलते हैं, क्लीनर्स हेडक्वार्टर। एक भारी भरकम लोहे से बना गेट खुलता है। रूडो, एंजिन, जांका और रियो अब क्लीनर्स हेडक्वार्टर के अंदर कदम रखते हैं। वहाँ की हवा में लोहे की बदबू है, दीवारें जंग लगी हैं और यह जगह किसी फाइटर ट्रेनिंग सेंटर जैसी लग रही थी। वहीं रिसेप्शन डेस्क के पीछे एक लड़की शांति से खाना खा रही थी। सैम्यू, ग्रियर, जांका और रियो रूडो से विदा लेते हैं। चलो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं नए लड़के, तब तक कहीं मर मत जाना। एंजिन मुस्कुराते हुए कहता है, सैम्यू को जरा देख लेने दो तुम्हें। लेकिन तभी सैम्यू अपने फॉक से रूडो के चेहरे के सामने ही 2 मक्खियों को एक ही बार में मार देती है और फिर वो कहती है, तुम्हारे बारे में सुना है और अब मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे अंदर क्या है। एंजिन रुककर बताता है, इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट ये चश्मा है जो सिर्फ देखता नहीं बल्कि किसी की असली एनर्जी को पढ़ता है। सैम एक चश्मा पहनती है, रूडो की तरफ देखती है, उसकी आंखें एक पल के लिए कांपती हैं। एक खाली अंधेरा। पर वो कुछ नहीं कहती, मुस्कुराकर बात बदल देती है। फिजिकल पावर काफी अच्छी है, जिंके के साथ तालमेल भी अच्छा है, लेकिन तुम्हें इससे कंट्रोल करना सीखना होगा, अभी ये स्टेबल नहीं है। तभी सैमी अचानक बोलती है, वैसे तुम्हारी गर्दन पर पट्टी लगी है क्या? रूडो चौंक जाता है, एंजिन हंसी रोक नहीं पाता। इसीलिए तो मक्खियां मंडरा रही थी। रूडो गुस्से में बड़बड़ाता है, क्या यह जगह कभी नॉर्मल हो सकती है? जिसके बाद एंजिन रूडो के साथ आगे बढ़ता है और चलते हुए बताता है, हम करीब 100 लोग हैं जो 3 ग्रुप्स में बटे हुए हैं, कॉम्बटेंट्स, गार्ड्स और सपोर्टर्स। वो एक दरवाज़ा खोलता है जहाँ अंदर क्लीनर्स की भीड़ थी, पर अंदर घुसने के बजाय एंजिन दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, यहाँ ज़्यादा भीड़ है, चलो सीधे बॉस के पास चलते हैं। और सुनो, इस जगह में
हर जानकारी की कीमत होती है। और हाँ, बॉस से उनके वाटर इंस्ट्रूमेंट के बारे में मत पूछना, कोई नहीं जानता। और फिर भी सब उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। रूडो उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। इंजन एक और दरवाजा खोलता है, लेकिन बॉस का कमरा खाली होता है। तभी अंदर से आवाज आती है, बॉस बाहर हैं, बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। क्या? रूडो गुस्से में चिल्लाता है, मैं तो उनसे मिलने आया था। तभी रियो कमरे में आती है। तो एक नए मिशन पर अप्रेंटिस बनकर क्लियर्स को ऑब्जर्व करो। वो रूडो की तरफ देखती है और धीरे से मुस्कुराती है। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। रूडो चुप है, न गुस्सा न हंसी, बस सोच में डूबा। अब वो एक कदम और अंदर आ चुका है इस दुनिया में जिसे कहते हैं क्लीनर्स। रियो रूडो से कहती है कि वो क्लीनर्स को ध्यान से देखे। थोड़ी ही देर में सीन कट होता है और सिनोऊ मिशन की जानकारी देती है। वो बताती है कि एक शहर जो गंदे इलाके के पास है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि छोटे छोटे ट्रैश बीस्ट उनके बैरिकेड्स के पास आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें क्लीनर्स की ज़रूरत है जो उन ट्रैश बीस्ट को साफ कर सकें। रूडो को नहीं पता कि प्रदूषित जोन क्या होता है, तो सिनोऊ उसे जोन के बारे में समझाती है। वो बताती है कि 3 तरह के जोन होते हैं। पहला प्रदूषित जोन, दूसरा सेफ जोन और वो जगह जहाँ रूडो गिरा था जिसे नो मैंस लैंड कहा जाता है। फिर वो बताती है कि प्रदूषित जोन में जिंदा रहने के लिए लोगों को मास्क पहनना जरूरी होता है। फिर कहानी वापस मिशन पर लौटती है। रूडो चारों ओर देखता है और सोचता है कि जो हवा उसने वहाँ सांस में ली थी, क्या उससे उसे कोई नुकसान हुआ होगा। वो हैरान होता है कि जमीन पर भी लोग रह सकते हैं। वो ये भी सोचता है कि कैस्फियर्स में रहने वाले लोग इन बातों के बारे में जानते हैं। जैसे जैसे वो चारों ओर देखता है, उसे वहाँ फैला कचरा देखकर मज़ा आने लगता है। उसे लगता है जैसे ये कचरे की नहीं, खजाने की जगह हो। फिर वो रियो से बाकी क्लीनर्स के बारे में पूछता है। रियो बताती है कि कुछ लोग सपोर्टर्स होते हैं जिनके पास वाटर इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ट्रैश बीस्ट से लड़ते हैं। रूडो की मुलाकात होती है ग्रीस से। जब वो उससे हाथ मिलाता है तो उसे तेज दर्द होता है, क्योंकि ग्रीस की पकड़ बहुत मजबूत होती है। रियो बताती है कि ग्रीस की पकड़ इतनी तेज है कि वो ट्रैश बीस्ट की कवच को अपने हाथों से चीर सकती है। इतने में अचानक ट्रैश बीस्ट दिखाई देने लगते हैं। रूडो को उनकी संख्या देखकर डर लगता है, लेकिन रियो उसे समझाती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये काम आसान है। रूडो ये भी नोट करता है कि ट्रैश बीस्ट जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। जब ट्रैश बीस्ट बैरिकेड को तोड़कर अंदर घुसते हैं तो रूडो घबरा जाता है, लेकिन रियो अभी भी शांत रहती है और कहती है कि वो इसलिए निश्चिंत है क्योंकि उसके मन में डर नहीं है। तभी एक बड़ा सा बीस्ट दीवार तोड़कर अंदर आता है। रियो उसे देखकर हैरान नहीं होती, बल्कि कहती है ये तो बहुत ज़बरदस्त है। उसे मज़ा आता है जब सामने कोई ताकतवर दुश्मन होता है। रियो हाथ में एक बड़ी सी कैंची पकड़े हुए एमरेंट बीस्ट की भीड़ को घूर रही थी। यही कैंची उसकी जिंदगी थी, जिसे वो अपने पैरों से चलाती है और जब चाहे उसका आकार बड़ा कर सकती है। रियो अपनी जिंदगी से एक छोटे एमरेंट बीस्ट को चुटकियों में ख़त्म कर देती है, जिसे देखकर रूडो हैरान रह जाता है। एक सपोर्टर रूडो से बताता है कि रियो की जिंदगी का नाम है द रिपर, यानी वो जो चीज़ों को फाड़ सकती है। वहीं दूसरा सपोर्टर रूडो से कहता है कि सिर्फ इसलिए कि वो एब्जॉर्व कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शांत पड़ जाए। तभी उस सपोर्टर ने कि एमरेंट बीस्ट को मारा जो चुपके से रूडो के पीछे आ गया था। फिर उस बीस्ट को रियो की तरफ फेंक देता है, जिसे रियो बीच में से 2 टुकड़ों में काट देती है और मज़े से कहती है और फेंको मेरी तरफ। सपोर्टर्स भी हंसते हुए उसकी बात मानते हैं। रूडो ये सब देखता है और हैरान होता है कि कैसे सब लोग बिना किसी खास शक्ति के भी एक टीम की तरह मिलकर लड़ रहे हैं। उधर रियो छोटे एमरेंट बीस्ट को खत्म करके अब बड़े वाले बीस्ट पर ध्यान देती है। तभी एक सपोर्टर, जिसे लगा कि उसने बीस्ट को मार दिया है, अचानक उस बीस्ट के चंगुल में फंस जाता है, लेकिन लकीली रूडो उसे बचा लेता है। यही रूडो बताता है कि वो जेनेटर्स में क्यों आया और क्यों शामिल हुआ। वो एक लकड़ी की डंडी से अपनी जिंदगी एक्टिवेट करता है और डंडी एक जाल जैसी बनती है जो उस बीस्ट और रूडो दोनों के चारों ओर फैल जाती है। मगर तभी रूडो को एहसास होता है उसे अपनी ताकत को सही से इस्तेमाल करना आता ही नहीं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी रियो अचानक बीच में आकर उसे और उस सपोर्टर को बचा लेती है। ये उसकी तारीफ करती है कि उसने समय रहते अच्छा फैसला लिया
वो सपोर्टर जो घायल था माफ़ी मांगता है कि उसने अपनी रक्षा करने में गलती कर दी और रियो से पूछता है क्या क्लीनिंग पूरी हो गई। रियो जवाब देती है मैंने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया है, लेकिन वो अब भी गायब नहीं हो रहा। चैप्टर 10 की शुरुआत होती है एक पुराने चेहरे से। वही ह्यूमन ट्रैफिकर जिसे हमने चैप्टर 3 में देखा था, इस बार वो बंधा हुआ और घबराया हुआ दिखता है। उसे याद आता है कि उसे इस हालत में रूडो ने पहुंचाया था। तभी एक रहस्यमयी हुड पहने शख्स आता है और उससे पूछता है वो स्काई पर्सन कहाँ है? दूसरी तरफ ग्राउंड में रूडो, रियो और बाकी जेंटर्स अभी भी उस विशाल एम्बरेंट बीस्ट से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि उनके जिनकी उस पर कोई असर नहीं कर रहे हैं। रियो कहती है कि एम्बरेंट बीस्ट के शरीर में भी वैसे ही कमजोर हिस्से होते हैं जैसे किसी जानवर में, और उसने तो उसे 2 हिस्सों में काट डाला था, फिर भी वो मरा नहीं। रियो इस हालात से परेशान नहीं होती। वो कहती है कि जब तक ये बीस्ट हिल रहा है तब तक वो उसे काटती रहेगी। तभी एक सपोर्टर जेंटर कहता है कि वो इसे नई तरह के बीस्ट के तौर पर दर्ज करेगा और पास के शहरों में वार्निंग भेजेगा। रूडो ये सब देखकर सोचता है कि वो यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा। उधर रियो लगातार बीस्ट पर वार करती जा रही थी और तभी उसे उसके शरीर के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखता है। उसी वक्त बीस्ट जमीन में जोरदार वार करता है जिससे जमीन फट जाती है और रूडो नीचे गिरने लगता है। वो गिरते हुए सोचता है अगर मैं अपनी जिंदगी भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकता तो ऊपर वालों से बदला कैसे लूंगा। तभी एक सपोर्टर जेंटर उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचता है और कहता है अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें करना है तो उसे करने से पहले मत मरना, भागो। उधर रियो फिर से बीस्ट पर वार करती है और तभी बीस्ट दर्द से चिल्लाता है। ये देखकर रियो समझ जाती है कि यही उसका वीक पॉइंट है। वो अपना आखिरी वार करती है और इस बार बीस्ट जमीन पर गिर जाता है। रियो कहती है कि जब उसने उसे आर पार काटा तभी वो बीस्ट मरा। अब सब लोग हैरान हैं क्योंकि वो बीस्ट किसी जिंदगी से ही चल रहा था, लेकिन सवाल ये है किसी जिंदा बीस्ट को जिंदगी से चलाया कैसे जा सकता है। जब जांका नींद में लड़खड़ाते हुए एक लंबे गलियारे से गुजरता है, गलियारे के आखिरी में एक कमरा है जहाँ से हंसी ठहाकों और शोर की आवाज़ें आ रही हैं। वो जैसे ही कमरे में पहुँचता है देखता है कि जेंटर्स जश्न मना रहे हैं। सबके हाथ में ड्रिंक है और माहौल मस्ती भरा है। जांका रियो से पूछता है ये सब क्या चल रहा है। रियो हंसते हुए जवाब देती है रूडो के लिए वेलकम टू अंडरवर्ल्ड पार्टी चल रही है। जांका कमरे की उस पार देखता है जहाँ रूडो अकेला बैठा है, सिर मेज पर टिकाए हुए, चुपचाप, उदास। रियो बताती है कि रूडो परेशान है क्योंकि वो अपने जिनकी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया। जांका फिर उस अजीब से एमरेंट बीस्ट के बारे में पूछता है जो पिछली लड़ाई में सामने आया था। रियो कहती है कि उस बीस्ट का कोर अलग था। वो आगे कहती है कि सब डरे हुए थे। अगर किसी एमरेंट बीस्ट का जन्म किसी ऐसी शक्ति से हुआ हो तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसी दौरान रूडो अब भी चुपचाप सिर झुकाए बैठा है। जब एक शख्स उसके पास आकर बैठता है वो अपना नाम बताता है। मैं हूँ ग्रीस लुबियन। ग्रीस कहता है कि रूडो ने कल फोलो को बचाकर बहुत अच्छा काम किया। रूडो जवाब देता है मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मेरी जगह ग्रीस और रियो ने सब संभाल लिया, जैसे पहले ऊपर हेवन में रेक्टो के साथ होता था। वो कहता है कि उसे जल्दी से ऊपर लौटना है। अगर मैं नहीं बदला तो हर बार कोई ना कोई मुझे बचाएगा। इतना कहने पर ग्रीस चौंकता है और रूडो से कहता है थैंक यू। रूडो हैरान होकर पूछता है थैंक यू क्यों। ग्रीस समझाता है ज़्यादातर लोग जब सपोर्टर्स को देखते हैं तो उन्हें कमज़ोर या बोझ समझते हैं, लेकिन तुम अलग हो। वो कमरे में फोलो की ओर इशारा करता है और कहता है उसने जेंटर्स इसलिए ज्वाइन किया ताकि वो एमरेंट बीस्ट को ख़त्म कर सके और वो एक कीमती चीज़ को समझो रहा है ताकि वो भी एक गिवर बन सके। लेकिन वो गिवर बनने के बाद भी सपोर्टर बने रहने की सोच रहा है ताकि जो उसे नीचा दिखाते हैं वो अपनी बात वापस लें। फिर ग्रीस रूडो से पूछता है तुम नीचे गिरने से पहले क्या करना चाहते थे। उसे याद करो और जो कर सकते हो वो करो। वो रूडो को दिलासा देता है कॉन्फिडेंट रहो और याद रखो तुम अब भी जिंदा हो। रूडो उसकी बातों को सोचने लगता है। तभी इंजन कमरे में आता है और पूछता है तुमने कुछ खाया। रियो, जांका और ग्रीस तीनों रूडो को खाने के लिए बुलाते हैं। इसी समय कहीं और एक डरावना सीन चल रहा है। वही पुराना ह्यूमन ट्रैफिकर अब खून में लथपथ जमीन पर पड़ा है, रोते हुए गिड़गिड़ा रहा है।
मैंने सब कुछ बता दिया है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन हुड पहना हुआ रहस्यमयी शख्स बस मुस्कुराता है और उसे मार डालता है। वो रूडो की पूरी शक्ल सूरत डिटेल में दोहराता है और कहता है, अब मैं अच्छा स्मारिका लाने की उम्मीद कर रहा हूँ। सेमू अपने डेस्क पर बैठी है और फ़ोन को देख रही है। कुछ पल बाद उसका फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कुछ रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद सेमू, रूडो, जांका, ग्रीस और कुछ दूसरे जेंटर्स को इकट्ठा करके बताती है कि एक नया मिशन आया है। जांका तुरंत सवाल करता है, रूडो यहाँ क्या कर रहा है? वो तो अभी ऑफिशियल रूप से जेंटर भी नहीं बना। सेमू जवाब देती है, इस मिशन की कंडीशन ऐसी है कि रूडो का जानना जरूरी है। फिर वो मिशन की जानकारी देती है। एक बिजनेसमैन पर एक एमिनेंट बीस्ट ने हमला किया है और उसका सामान चुरा लिया है, लेकिन उस सामान में असल में एक इंसान था जो स्वर्ग से गिरा था। ये सुनकर ग्रीस रूडो से कहता है, तुम्हें खुद तय करना चाहिए कि तुम जाना चाहते हो या नहीं। रूडो सोचता है, मैं अब तक अपनी जिंदगी ढंग से चला भी नहीं पाया, कहीं फिर से सबके ऊपर बोझ ना बन जाऊं। लेकिन फिर वो सोचता है, अगर ऊपर लौटने का कोई सुराग वहाँ मिले तो मुझे जाना चाहिए। आखिरकार रूडो कहता है, मैं चलूँगा। सीमो बताती है कि इंजन उसके साथ नहीं जा सकता क्योंकि वो किसी और मिशन पर है, लेकिन उसने कहा है अगर जान का साथ है तो सब ठीक होगा। अब वो सभी बाहर हैं, मिशन के लिए निकल चुके हैं। जांका बहुत एक्साइटेड है और मुस्कुराते हुए कहता है, हमें अपना 100% देना होगा। रूडो ग्रीस से पूछता है, तुम्हारे पास कोई हथियार क्यों नहीं है? ग्रीस मुस्कुराता है और कहता है, मैं ज़्यादातर समय अपने हाथों का इस्तेमाल करता हूँ। एक और जेंटर बीच में बोलता है, ग्रीस के पास एक लॉकेट है, हर मिशन से पहले वो उसकी पूजा करता है। तभी एक शख्स पीछे से आता है और ख़ुद को बिजनेसमैन बताता है, वही जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी। रूडो तो इन सवालों की बौछार कर देता है। वो इसका ये पर्सन कौन है, कैसा दिखता है, क्या वो होश में है? व्यापारी कहता है कि वो बेहोश था, इसीलिए उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। रूडो थोड़ा डाउट में पूछता है, कहीं तुम उस स्काई पर्सन से पैसे तो नहीं कमाना चाहते? वो शख्स साफ इनकार कर देता है। जांका सोचता है, एमिनेंट बीस्ट तो इंसानों को देखते ही हमला कर देते हैं, फिर किसी को अगवा क्यों करेंगे? उसे याद आता है कि जब से रूडो नीचे आया है तब से चीज़ें अजीब होती जा रही हैं, म्यूटेशन भी अब ज़्यादा हो रहे हैं। वो शख्स उन्हें एक बिल्डिंग के अंदर ले जाता है और कहता है, हमें जल्दी करनी होगी, नहीं तो स्काई पर्सन हाथ से निकल जाएगा। वो सबको एक कमरे में ले जाकर एक कुर्सी पर बैठे एक टॉय की तरफ इशारा करता है। रूडो फौरन कहता है, ये इंसान नहीं है। उसी वक्त ज़मीन उनके पैरों के नीचे से टूट जाती है और सारे जेंटर्स नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाते हैं। वो नीचे उतरकर उस किडनैप हुए इंसान की तलाश करने लगते हैं। ऊपर की फ्लोर पर उस शख्स का शरीर पिघलने लगता है और एक डरावनी स्माइल के साथ वो कहता है, वो वही है, और सीधा रूडो की ओर इशारा करता है। तभी दो अजनबी दिखते हैं। वो कहते हैं, इसका ही पर्सन एक कीवर भी है। जांका अब सब समझ जाता है, ये सब वैंडल्स की चाल थी। तभी वैंडल्स कहते हैं, हम स्काई पर्सन को ले जाएंगे। रूडो और जेंटर्स की टीम का आमना सामना अब वैंडल्स से होता है। ग्रीस सबको चेतावनी देता है, ये सब वैंडल्स भी गिवर हैं। फिर वो तुरंत बाकी सपोर्टर जेंटर्स को आदेश देता है कि टीम में बट जाए और किसी तरह की भागने का रास्ता खोजें, साथ ही रूडो को सुरक्षित वहाँ से बाहर भी ले जाएं। जांका वहीं रुकता है वैंडल से भिड़ने के लिए ताकि बाकी सब निकल सकें। रूडो कहता है, मैं भी लड़ सकता हूँ, लेकिन ग्रीस साफ कहता है, ये वो लोग नहीं हैं जो तुम्हें पहले अगवा करने आए थे, ये उनसे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। उधर जांका वैंडल्स की ओर देखकर कहता है, तुम्हारा इरादा बहुत साफ है। मुझे पहले ही अंदाजा था कि एक न एक दिन तुम्हें रूडो की सच्चाई का पता चल ही जाएगा। वो सोचता है कि शायद ये लोग रूडो को बेचकर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वैंडल जवाब देता है, हम उसे बेचना नहीं चाहते, हम तो स्वर्ग के बारे में और जानना चाहते हैं। वो पूछता है, रूडो आखिर बॉर्डर पार करके जिंदा कैसे बचा रहा? जांका इस बॉर्डर शब्द को सुनकर थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। फिर जांका पूछता है, तो क्या ये पूरी रिक्वेस्ट बस एक जाल थी? क्या वहाँ असली एमिनेंट बीस्ट था भी या? वैंडल मुस्कुराता है, नहीं। लेकिन तभी जमीन से मिट्टी के इंसान बनने लगते हैं। जांका समझ जाता है, जिस औरत ने हमें यहाँ लाया वो भी एक मिट्टी की टॉय थी जिसे वैंडल की शक्तियों ने बनाया था। फिर वो कहता है, मिट्टी को हटाना आसान है, लेकिन वैंडल वार्निंग देता है, इनमें एक असली इंसान भी है। तभी एक और वैंडल जांका पर झपटता है
और उसे घायल कर देता है। एक वेंडल कहता है, तुम बड़े दुश्मनों से लड़ने के आदी हो, इंसान जैसे आकार के नहीं, इसीलिए चूक रहे हो। मिट्टी के टॉयज जांका के चारों ओर तेजी से दौड़ने लगते हैं और वेंडल कहता है, अब तुम्हें अंदाजा लगाना होगा कि असली कौन है। जांका कई वार करता है लेकिन असली दुश्मन से चूक जाता है और तभी उसके पीछे से उस पर हमला होता है। जमीन ढीली होने लगती है और वेंडल बताता है कि उसने जमीन को पहले ही मस यानी गीली मिट्टी में बदल दिया था। अब जांका अगर ज़्यादा हिलेगा तो वहीं फंस जाएगा। मिट्टी का वेंडल कहता है, अगर हम जांका को हिलने डुलने ना दें तो इस लड़ाई में जीत हमारी होगी। यह बस वही है जो ठीक से लड़ सकता है। जांका नाराज होकर मुस्कुराता है। अब मैं तुम्हारी शक्तियों को समझ चुका हूँ। वो कहता है, फीमेल वेंडल की जिनकी एक फावड़ा है जिससे वो मिट्टी को कंट्रोल करती है, और मेल वेंडल के पास स्नो शूज है जिसमें वो जमीन में धंसे बिना वार करता है। वेंडल गुस्से में आ जाते हैं। ये जानने से तुम्हारे हालात ठीक नहीं होंगे। जांका भी सीरियस हो जाता है और कहता है, मुझे इंसानों से लड़ने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो बताता है कि उसने अपने जिंदगी का हर हिस्सा याद कर रखा है, उसका वजन, उसके वार का तरीका, हर बारीकी। फिर वो अपनी जिंदगी को ज़मीन में घुसाता है। एक शॉकवेव फैलती है और मिट्टी के सभी टॉयज़ के अंदर की कंडीशन दिख जाती है। उसी से जांका पहचान लेता है कि असली इंसान कौन है और अगले ही पल वो दोनों असली वेंडल्स पर वार करता है और एक ही वार में ख़त्म कर देता है। लड़ाई के बाद जांका कहता है, बहुत जिद्दी निकले तो अब मेरा पंच खाकर जाओगे सीधे नीचे। तभी एक हुड पहना हुआ शख्स उसके पीछे प्रकट होता है और कहता है, और उनके साथ तुम भी जा रहे हो। रूडो, ग्रीस और बाकी सपोर्टर्स जेनेटर्स भागते हुए एक इमरजेंसी एग्जिट की ओर दौड़ रहे हैं। अचानक ग्रीस रुक जाता है जिससे रूडो से टकरा जाता है। उनकी नज़र एक इमरजेंसी एग्जिट पर पड़ती है। वे दरवाज़ा खोलते हैं और एक सीढ़ियों वाले रास्ते की ओर जाते हैं। ग्रीस कुछ सपोर्टर्स को बाहर भेज देता है ताकि वो बैकअप बुला सकें और खुद रूडो के साथ जांका की कंडीशन देखने वापस मुड़ता है। तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। ग्रीस को लगता है कि जांका वापस आ रहा है और थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन जो आता है वो जांका नहीं होता। ग्रीस तुरंत पूछता है, तुम कौन हो? वो रहस्यमय व्यक्ति रूडो की ओर इशारा करता है और फिर एक पल में ठीक उसके पीछे आ खड़ा होता है। तो यही हो तुम, स्काई पर्सन जो एक गिवर भी है। फिर वो शख्स जोरदार हमला करता है और इमरजेंसी एग्जिट गेट को तोड़ देता है। ग्रीस चिल्लाता है, वो वेंडल है। वो शख्स कहता है, मेरा निशाना स्काई पर्सन है, इसीलिए जेंटर्स भी मेरे दुश्मन बन गए हैं। वो बताता है कि उसने बहुत समय बर्बाद किया, रास्ता भटक गया था और उसे जांका से भी निपटना पड़ा। ग्रीस तुरंत पूछता है, जांका को क्या किया तुमने? लेकिन उसका जवाब अधूरा रह जाता है। वो शख्स आगे कहता है, एक व्यक्ति है जो रूडो से मिलने में बहुत दिलचस्पी रखता है। फिर वो रूडो का मास्क हटाने के लिए हाथ बढ़ाता है। यहाँ कोई अमरीन बीच नहीं है तो मास्क की जरूरत भी नहीं। लेकिन रूडो उसका हाथ झटक देता है और गुस्से में पूछता है, जांका के साथ क्या किया तुमने? वो जवाब देता है, जो लोग मजबूत लगते हैं उनके साथ मैं नरमी से पेश आता हूँ, इसीलिए उसे मारा नहीं बस जहर दिया है। अब वो अपनी जिंदगी एक्टिवेट करता है। उसके हाथों में नुकीले पंजे उगाते हैं। वो कहता है, अगर तुम बस चुपचाप मेरे साथ चलो तो तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। तभी ग्रीस और फोलो एक साथ हमला करते हैं, लेकिन वो शख्स उन दोनों के हमलों को डॉज कर देता है और एक ही किक में दोनों को गिरा देता है। ग्रीस दोबारा उठता है और रूडो को पीछे धकेलते हुए कहता है, मेरे साथियों की कीमत जो भी हो मैं उन्हें बचाऊंगा। वो शख्स हंसते हुए कहता है, मैंने सुना है कि कुछ नोबडी सपोर्टर्स बनकर जेंटर्स की टीम में काम करते हैं। हैरानी होती है जब एक नोबडी किसी को बचाने की कोशिश करता है। अब वो अपने पंजों को और बढ़ाता है। रूडो ग्रीस के पीछे खड़ा होकर कहता है, हमें पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन वेंडल की आवाज़ गूंजती है, दुखी मत हो रूडो, ग्रीस अब मर चुका है। फिर वो धीरे से कहता है, कोई बात नहीं, ऐसे नोबडी की कोई अहमियत नहीं होती।
रूडो कुछ कह नहीं पाता, बस देखता रह जाता है और ग्रीस का ताबीज जमीन पर गिरता है। रूडो हैरान खड़ा है। उसकी आंखों के सामने ग्रीस को वेंडल के नुकीले पंजे चीर जाते हैं। जैसे ग्रीस का ताबीज जमीन पर गिरता है, रूडो उसे उठाने के लिए झुकता है और उसी पल उसे ग्रीस की जगह रेक्टो दिखता है। यादों में रेक्टो घर के अंदर आता है। कहीं से टक्कर जैसी आवाज़ सुनाई देती है। वो भागता है और देखता है छोटा रूडो दीवार में अपना सिर मार रहा है। वो फौरन उसे पकड़कर रोकता है और घबराकर पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथों का दर्द तो अब ठीक है ना? वो आगे पूछता है, तुम औरों से मिलते जुलते क्यों नहीं? ऐसे अकेले क्यों रहते हो? रूडो जवाब देता है, मेरे अंदर बस गुस्सा है, लेकिन मैं उसे शब्दों में कह भी नहीं पाता। रेक्टो शांत होकर कहता है, तुम खुद को बेकार मानते हो, है ना? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छोड़ दिया और अब तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, इसीलिए गुस्सा तुम्हें खा रहा है। वो रूडो को बाहर ले जाने का फैसला करता है। चलो कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो तुम्हें अच्छा लगे, ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास भी कुछ है जो सिर्फ तुम्हारा है। रेक्टो मुस्कुरा कर कहता है, एक दिन ये खाली कमरा तुम्हारी पसंदीदा चीजों से भर जाएगा। वे दोनों बाहर जाते हैं, कई चीजें आजमाते हैं, कभी किताबें, कभी गेम, कभी खाना बनाना। रेक्टो गौर करता है, रूडो हर चीज में ठीक ठाक है, लेकिन किसी से जुड़ नहीं पा रहा। चलते चलते रूडो एक जगह पर रुक जाता है और पूछता है, वो क्या है? रेक्टो बताता है, एक सिविलियन डंपिंग पॉइंट है जहां लोग फेंकी हुई चीजों को छोड़ जाते हैं। तभी रूडो देखता है कि कोई एक गुड़िया कचरे में फेंक देता है। रूडो दौड़कर उसे उठाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये सिर्फ थोड़ी सी टूटी है, फिर भी इसे क्यों फेंका गया? मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। रेक्टो बस खड़ा देखता है और उसे समझ आता है, रूडो उन चीजों में भी कीमत देख सकता है जिन्हें बाकी दुनिया बेकार समझती है। प्रेजेंट में रूडो ग्रीस का गिरा हुआ ताबीज उठाता है और जैसे ही वो उसे छूता है, उसमें कुछ जाग उठता है। ग्रीस जो अब भी होश में है, लेकिन बहुत कमजोर, धीमे से मुस्कुराता है। उसे अब समझ आता है, रूडो अपने जिन की इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि उसकी ताकत यह नहीं कि वो जो चाहे उसे जिंदगी में बदल दे, बल्कि उसकी असली शक्ति है किसी भी चीज की वैल्यू खींच लेना, उसकी असली अहमियत बाहर लाना। रूडो ने जैसे ही ग्रीस के एमुलेट को पूरी तरह एक्टिव किया, सामने खड़ा अजीब शख्स बोला, मुझे नहीं पता ये एमुलेट क्या कर सकता है। रूडो ने ग्रीस की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं असल में क्या करना चाहता था। अगर तुम ना होते तो शायद मैं अब तक अपना आपा खो चुका होता। वो आदमी जो अब तक शांत लग रहा था, हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जिनमें लड़ने की सच्ची चाह होती है और जो शक्ति देने वाले हों। उसने अपना नाम बताया, मैं हूँ जेबर वोंगर। फिर उसने रूडो से उसका नाम पूछा और बोला, चलो अब एक दूसरे को चीर डालते हैं। और ये कहते हुए वो झपट पड़ता है रूडो की तरफ। दूसरी तरफ होलो ग्रीस की हालत संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खून रुक नहीं रहा था। ग्रीस ने रूडो की तरफ देखा और सोचा, मेरा जिंकी इसलिए काम नहीं कर पाया क्योंकि मैं गुस्से में था, बेचैन था, लेकिन अब वो डर मुझे नहीं रहा। जेवर ने देखा कि रूडो तो हिल भी नहीं रहा था। वो चौंक गया। क्या तुम इस लड़ाई को सीरियस ले भी रहे हो? रूडो ने गुस्से में जवाब दिया, अगर हिम्मत है तो आ जा। जो सुनकर जेवर हंसते हुए बोला, तुमने मेरा नाम सुना, अब अपना नाम बताओ और चलो शुरू करते हैं। और वो फिर से हमला करता है। रूडो ने हाथ उठाया जैसे कि वो वार झेलने वाला हो, लेकिन जेवर चौंक गया। उसका ये अटैक खाली जाता है। जेवर ने फिर से कई वार किए, लेकिन हर बार वो खाली जा रहे थे, जो देखकर वो परेशान हो जाता है। क्या हो रहा है? पर रूडो शांत था। वो बोलता है, ग्रीस ने एमुलेट से सबकी सलामती की दुआ मांगी थी, यानी मुझ पर कोई चोट नहीं लगेगी, और अगर मुझे चोट नहीं लग सकती तो मुझे अपनी रक्षा शक्ति मजबूत करनी होगी। मैं हर वार से बचने के लिए सिर्फ दुआ नहीं कर रहा, मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। फिर रूडो ने कुछ ऐसा कहा जिसने जेवर को हिला दिया। तू समझ नहीं पाया, दरअसल मैं नहीं बच रहा तेरे वारों से, तो खुद ही उन वारों को चूक रहा है। मुझे पता है तू कहाँ वार करेगा। रूडो ने धीरे से हाथ पीछे किया और कहा, ये एमुलेट हमला नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ।
अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तुझे तेरे ही हाथों से हराने के लिए। जिसके बाद रूडो और जैबर के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। रूडो का एक तगड़ा पंच जैबर के चेहरे पर पड़ता है। जैबर थोड़ा पीछे हट जाता है और मुस्कुरा कर कहता है, क्या तुम्हें कभी पछतावा नहीं होता दूसरों को चोट पहुंचाते हुए? रूडो गुस्से में कहता है, अगर सामने वाला तू हो तो बिल्कुल भी नहीं। जैबर को जवाब पसंद आया। वो फौरन फिर से रूडो पर झपटा, लेकिन इस बार रूडो ने उसे जोरदार पंच से कमरे के पार फेंक दिया। जैबर जल्दी से उठता है और दोबारा हमला करता है। इस बार वो अपनी पंजों से एक पिलर को तोड़ देता है, जिसके पत्थर चारों तरफ उड़ने लगते हैं। रूडो कुछ टुकड़ों से बचता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा पत्थर उसके सामने आ गिरता है और जैबर उसके पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, मगर एमुलेट की जिंकी ने उसकी चाल पकड़ ली। रूडो ने तुरंत जैबर को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। जैबर फिर से उठता है, हंसता है, लेकिन रूडो बिना रुके उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। अब चला जा मेरी नजरों से। रूडो गुस्से में कहता है, अब चला जा मेरी नजरों से दूर। जैबर हंसते हुए कहता है, तुम्हें मजा आया ना मुझे मारते हुए? अब मैं समझ गया, ये एमुलेट तुम्हें दुश्मन की नीयत से बचाता है। जहाँ खतरा होता है वहां से तुम्हें हटा देता है, लेकिन अगर किसी चीज में कोई इरादा ही ना हो, जैसे वो गिरते हुए पत्थर, तो यह एमुलेट कुछ नहीं कर पाता। जैबर अपने पंजों को देखता है। मेरी जिंकी है मकीरा, मेरे दाहिने पंजे में जहर है न्यूरोटॉक्सिन। अचानक वो अपनी ही बॉडी में अपना पंजा घुसा देता है, सीधा पेट में। अगर मैं बेहोश हो जाऊं और मेरा शरीर अपने आप हमला करे, तो क्या तुम्हारी जिंदगी मुझे फिर भी खतरनाक मानेगा? और फिर जैबर की आंखें पलट जाती हैं। वो बेहोश होकर गिरता है, लेकिन कुछ ही पल बाद एक हमला और पीछे की दीवार फट जाती है। जैबर अब जमीन पर हाँफ रहा था और फिर एक डरावनी चीख के साथ अचानक उठ खड़ा हुआ। वो एक बेकाबू शक्ति की तरह रूडो की तरफ दौड़ पड़ा। ये देखकर रूडो चौंक जाता है। ये तो अब भी बेहोश है, फिर इतनी ताकत? रूडो ने फौरन ग्रीस और बाकी लोगों से दूर भागना शुरू किया ताकि वो किसी को चोट ना पहुंचा दे, लेकिन तभी जैबर रास्ता काटता है और सीधा रूडो पर हमला कर देता है। रूडो जिंकी को आगे बढ़ाकर रोकना चाहता था, लेकिन ये काम नहीं करता। वो तुरंत दिशा बदलता है, जैबर को पकड़कर घुमाकर जमीन पर पटक देता है। जैबर फिर से उठता है और एक और भयानक चीख मारता है। रूडो सोचता है, ये तो जहर सच में इसके दिमाग को बंद कर चुका है और ये अब भी लग रहा है। इसका मतलब है ये कोई आम इंसान नहीं। इतनी जल्दी मेरे जिंकी का राज समझ गया। ये इसमें वाकई काफ़ी एक्सपर्ट है। रूडो को याद आने लगती है जैबर की कुछ बातें। रूडो मन ही मन सोचता है, कहीं ये वही तो नहीं जिसे लोग कहते हैं सुपर मैसोचिस्ट। अब जैबर पूरी तरह पागल हो चुका था। वो दीवारों से उछल उछल कर रूडो को घेरने लगता है। रूडो खुद को पूरी तरह बचाने की कोशिश करने लगा और तभी जैसे ही जैबर का वार रूडो के ऊपर लगने वाला था, उसे कुछ रोकता है। वो जमीन पर गिरता है और कुछ उसे नीचे दबा कर रखता है। रूडो देखता है, ये जिंकी, मैं इसे जानता हूँ। जांका सामने आता है, उसका चेहरा गुस्से से भरा है। जांका गुस्से में कहता है, अब तक तो मैंने तुझसे हार भी नहीं मानी और तो रूडो से लड़ने चला आया। रूडो, एक तरफ हट जाओ, अब मैं इसको सबक सिखाता हूँ। जांका धीरे धीरे चलता है, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, जो देखकर रूडो कहता है, तुम तो बुरी हालत में लग रहे हो। ये सुनकर जांका मुस्कुराते हुए अपनी थकान छुपाने की कोशिश करता है और कहता है, मैं तो एकदम फिट हूँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जांका को समझ में आता है कि रूडो अब अपनी जिंकी को ठीक से इस्तेमाल कर पा रहा है। तो आखिरकार तुम्हें जिंकी चलाना आ ही गया। नहीं, ये काम नहीं कर रहा। मैं बस हमले से बच रहा था क्योंकि जैबर का दिमाग काम नहीं कर रहा था। जांका की आंखों में हल्की सी चमक आती है। उसे कुछ समझ आ गया था। मैंने तुम्हारी लड़ाई देखी और जिंकी को समझा। ये दुश्मन की नीयत को पहचानता है और मैं खुद अब ठीक से हिल नहीं पा रहा, उस जहर की वजह से जो पहले मुझे लगा था। एक बात कहनी है तुमसे रूडो, क्या तुम मेरा वार झेल सकते हो? ये सुनकर रूडो हैरान हो जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं तुम पर हमला करूं तो तुम्हारी जिंदगी मुझे हिलाएगा
और मैं अपनी लव स्टिक से तुमसे पहले जयवर तक पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर रूडो सीरियस हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वार मुझ पर पड़ेगा, है ना? तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इतने में जयवर एक बार फिर उठता है, आंखें लाल। वो हमला करता है और ठीक रूडो और जांका के पास एक पिलर को अपने पंजों से काट देता है। ध्यान रखना, उसके पंजों से अगर हल्की सी भी खरोच लगी तो तुम्हारा शरीर कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो जाएगा। इतने में जांका चिल्लाता है, अब देखते हैं ये काम करता है या नहीं। वो जोर से वार करता है और उसका जिनकी एक्टिवेट करता है। रूडो हिल जाता है और उसी मोमेंट में जांका जयवर पर सीधा वार करता है। ये देखकर जांका हैरान रह जाता है। ओह, तो ये वाकई काम कर गया। लेकिन रूडो गुस्से में कहता है, तुमने सच में मुझे मारा है तुमने। अब जब प्लान काम कर चुका था, जांका बिना समय गंवाए रूडो के पास से घूमता है और फिर से हमला करता है। रूडो की जिंकी उसे फिर से हटा देता है और जांका जयवर पर एक जोरदार वार करता है, सीधा उसके ऊपर। जांका नोटिस करता है कि रूडो की जिंकी हर बार उसे थोड़ी दूर और धकेलता है। तो कुछ ज्यादा ही रफ हो रहा है। रूडो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ रफ किसे कहते हैं। अब दोनों के बीच दोस्ती वाली लड़ाई तेज हो जाती है। जांका गुस्से में रूडो की तरफ वार करता है और तभी पीछे से जयवर फिर से होश में आ जाता है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, जांका का वार उसे फिर से जमीन पर गिरा देता है। जांका जमीन पर गिरा हुआ था, थका हुआ, बुरी तरह हाँफता हुआ। जांका धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार सब खत्म हुआ। वो थककर वहीं लेट जाता है। अब तो मैं हिल भी नहीं सकता। उसी वक्त रूडो का जिनकी जो ग्रीस का एमुलेट था धीरे धीरे टूटने लगता है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। रूडो कांपते हुए कहता है, ये मेरी गलती है। रूडो अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। अचानक रूडो जमीन पर गिर जाता है, सांसें तेज, शरीर थरथराता हुआ। जांका उसे चौंक कर देखता है। रूडो? उसे रूडो की पीठ पर एक गहरा जख्म दिखता है। जयवर फिर से उठकर चलता हुआ आता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि मैंने होश खोने के बाद क्या किया, लेकिन जो भी हुआ मजा आया। जांका हैरान है, इतनी मार खाने के बाद भी ये कैसे खड़ा है? जयवर हंसते हुए कहता है, ये सब मेरे बाएं पंजे की वजह से है। अगर मैं इसमें सही मात्रा में जहर भरूं तो मेरा सारा दर्द गायब हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा भर दिया तो खुद के लिए खतरनाक हो जाता है। इसीलिए ये मैं सिर्फ मरने वाले लोगों के लिए बचा कर रखता हूँ। जांका समझ जाता है उस पर जो जहर था वो 30 मिनट तक चलेगा। जयवर मुस्कुराते हुए कहता है, तो मैं फिर से चुभा देता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। जयवर मन ही मन सोचता है, अगर मैं अपना असली मकसद पूरा नहीं कर पाया तो वो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे और मुझे मार देंगे। वो रूडो को उठाता है। रूडो अब भी होश में है, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा। लेकिन रूडो अंदर से दुखी है। वो मन ही मन सोचता है, ये सब मेरी गलती है। जयवर फिर से चिल्लाता है, फिर मिलते हैं बुरे आदमी, और ऊपर छत की होल से निकल जाता है रूडो को साथ लिए हुए। जयवर जैसे ही ऊपर लैंड करता है, अचानक एक जाना पहचाना छाता उड़ता हुआ आता है और उसे जोर से उड़ा देता है। इस हमले से रूडो छूटकर नीचे गिरता है और खुद को संभालता है। जयवर हवा में घूमता है और जमीन पर टकरा जाता है। वहाँ खड़ी थी जियो और एक भारी आवाज हवा में गूंज उठती है, अब तो यहाँ एक अच्छी क्लीनिंग की ज़रूरत है। तभी वहाँ आता है इंजन और उसके साथ कई जेंटर्स दिखाई देते हैं। सब तैयार हैं लड़ाई के लिए। सिर्फ उनकी प्रेजेंस ही बता रही थी कि ये खेल बदलने वाला है। तो दोस्तों, ये था गाचाकुटा मांगा का पहले 20 चैप्टर्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आपको मेरी मेहनत कैसे लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे मुझे ऐसी ही और भी वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिल सके
और नेक्स्ट आप किस मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहती हो ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।